बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग वेयरएवर यू आर। आज मैं हूँ कराची में, और कराची में मैं हूँ ईशा सदाकत के घर पे। तो ये बाजी ईशा, छोटी बाजी, ठीक है। तो इनकी बुक मुझे मिली थी, इनकी ऑनरेबल मदर ने मुझे भिजवाई थी इस्लामाबाद। अनफिल्टर्ड हार्ट, पोइट्री एंड प्रोज। और ये मुझे देख के इसलिए खुशी हुई थी कि एक तो कंटेंट के अलावा इसकी जो डिज़ाइन वर्क है, इसका जो आप देख लीजिए टाइटल, बैकग्राउंड, और अंदर जितने भी पेजेस हैं, हर पेज एक डिज़ाइन पेज है ब्लैक एंड वाइट में। तो उससे मुझे अंदाज़ा हुआ कि नॉलेज के साथ साथ जो कंटेंट क्वालिटी के साथ साथ जो ज़ौक़ है, जो कहते हैं ना उसका आर्टिस्टिक ज़ौक़, वो बहुत ज़्यादा अच्छा है इनका। तो मैं अभी इनके घर पे हूँ, अभी थोड़ी सी गुफ्तगू इनसे करेंगे, फिर इनके पेरेंट्स से बात करेंगे, उनसे भी इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। तो फॉर्मेट इसका वही है, कन्वर्सेशनल, कोई पहले से डिसाइडेड नहीं क्या पूछना, मुझे भी नहीं पता क्या पूछना, जो ज़हन में आएगा पूछते जाएंगे। तो मैं कैमरे के पीछे चला जाऊंगा और फिर इनको डायरेक्टली हम फोकस करेंगे, ताकि आपकी और इनके दरमियान जो गुफ्तगू है आप डायरेक्टली वो सुन सकें। और माशाल्लाह बहुत इंटेलिजेंट है। कितनी इंटेलिजेंट है ये आपको गुफ्तगू सुन के अंदाज़ा होगा। और फिर हम इनके मामा और बाबा से भी बात करेंगे। तो अभी मैं कैमरे के पीछे चलता हूँ और फिर हमसे गुफ्तगू आगाज़ करते हैं, ठीक है। मैं बिल्कुल। अच्छा ईशा, ये बताएं सबसे पहले, आपकी ये जो बुक है अनफिल्टर्ड हार्ट, ठीक है, तो ये शायरी का शौक़ आपको कब से है? शायरी का तो शौक़ तो पता नहीं कब से ही होगा, लेकिन लिखना मैंने क्लास 8 से शुरू करा था। तब से जब शुरू करे तो फ़ोन के नोट्स ऐप पे आ गई। जब नोट्स ऐप से लिखना शुरू हुआ और बेहतर होती गई राइटिंग, तो दोस्तों को दिखाना शुरू किया, दोस्तों ने इंकरेज करा, तो अब यहाँ पे। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो इसको यानी बुक फॉर्म में लाने का ख्याल कैसे आया? ख्याल तो यूँ आया कि मुझे हमेशा से एक था, बचपन से ही कह लें कि एक मुझे राइटर बनना है। अच्छा, क्योंकि मुझे रीडिंग का बहुत शौक़ है। मुझे बहुत अच्छा लगता था कि किस तरह से राइटर्स अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, इमोशंस किस तरह से एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। और मुझे सॉन्ग राइटिंग मुझे बहुत पसंद थी, कि मेरे बहुत फेवरेट आर्टिस्ट हैं, तो उनकी मुझे सॉन्ग राइटिंग बहुत पसंद थी। और मुझे ये होता था कि गाने के थ्रू इमोशंस कैसे फील कराते हैं। तो यही चीज़ मुझे अपनी पोइट्री में करनी थी, शेर व शायरी में। तो मैं लिखनी शुरू की, दोस्तों को दिखानी शुरू की। दोस्तों ने कहा बहुत अच्छी है, ऑनलाइन पब्लिश करो, ऑनलाइन डाली। मैंने कहा यार इसको डालते हैं बुक फॉर्म में, ताकि और लोगों के पास जाए और वो एक्चुअली पढ़ सके, जो जिन लोगों को किताब का शौक़ है, तो फिर वो पढ़ सके। जी, लवली। और उसमें मैंने देखा, जैसे मैंने शुरू में कहा कि आपकी किताब छापना एक और चीज़ होती है। यूँ कह लीजिए आप इसको कि औलाद पालना एक और चीज़ है, मगर औलाद की तरबियत के जो मुख्तलिफ़ पहलू हैं उन पे नज़र रखना, लिबास पे, सूरत पे, सीरत पे। तो किताब छापने में कंटेंट तो होता है ना, क्रिएट हो गया, बिल्कुल। अब उसको प्रेजेंट कैसे करना है। तो आपकी किताब में मैंने देखा कि डिज़ाइन वर्क बहुत है। बिल्कुल। कि जो आप जिस सफ़े पे जो नज़्म है आपकी, उसी की मुताबिकत के साथ आपका डिज़ाइन वर्क भी है। बिल्कुल। तो पढ़ने से के बाद जो खुशी होती है, उससे पहले उसको हाथ में लेने की खुशी है, एक तरह से गिफ्ट आइटम भी बन गया। तो ये जो आर्टिस्टिक सेंस थी किताब के अंदर डालने की कंटेंट के साथ, ये पहले डेवलप हुई थी या ये शायरी के बाद? ये मुझे आई थिंक 2020 से ही था कि लाइक बुक पब्लिश करनी, तो फिर तब से मैं हो गई थी कि चलो नाम क्या रखना है। अगर चलो नाम सोच लिया, चलो इसको डिज़ाइन कैसे करना है, कवर आर्ट क्या होगा। जी। तो मेरे ख्याल से 2021-22 से ना मुझे हो गया था चलो पब्लिश करते हैं। नाम रात के 3 बजे मैंने फ़ोन खोला और स्नैपचैट पे डिज़ाइन बनाना शुरू किया। मैंने उस वक्त रात के 3 बजे डिसाइड करा था कि इसका नाम अनफिल्टर्ड हार्ट होगा। अच्छा। फिर जब मुझे कवर आर्ट का हुआ कि यार कवर आर्ट क्या करेंगे, मेरा फेवरेट कलर जो है पर्पल है, जो मेरी किताब का कवर में फ्लावर भी पर्पल ही है और बैकग्राउंड भी स्काई ब्लू और पर्पलिश हुआ है। तो मुझे उसको इनकॉर्पोरेट करना था, और फूल का इस तरह ये था
कि मुझे बचपन का जो हमारा घर था गुलशन में, तो उसमें लेके जाता था हमेशा, और केयर फ्रीनेस मुझे याद दिलाता था। तो एक सेंटिमेंटल वैल्यू मेरी काफ़ी हुई थी। अब आर्ट तो मुझे करना नहीं आता है ऐसे। तो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है आमना, तो उससे मैंने उससे बोला कि तुम मुझे ड्रॉ करके दे सकती हो, हैंड पेंट कर दो, उससे ज़्यादा और सेंटिमेंटल वैल्यू आएगी। तो उसने हैंड ड्रॉ करके दिया, मैंने फिर उसको स्कैन करा और फिर बुक फॉर्म, उसको कवर आर्ट फॉर्म में ले आए। क्योंकि इसमें कुछ ऐसे पोइट्री हैं, पोएम्स हैं कि जो मेरे दोस्तों के बारे में, तो उनकी जो एफर्ट भी साथ साथ डली, तो और मेरे लिए सेंटिमेंटल वैल्यू में इजाफा हुआ है। माशाल्लाह माशाल्लाह। इसमें टोटल कितनी नज़में आपने शामिल की? तकरीबन 85-90 ऐसी कुछ होंगी। 92 पेजेस हैं और कुछ डबल पेज्ड हैं। तो ये इसमें ये जो नज़म में इसमें शामिल हैं, जो पोएम्स जो शामिल हैं, वो कितने अरसे पे मुहित हैं? ये है 2018 से लेके 2023। अच्छा, और आगे इसके बाद किताब छपने के बाद ये सिलसिला जारी है अभी तक? जारी है, थोड़ा स्लो हो गया है क्योंकि मेरे ख्याल से मेरे खुद ना जहन ने कहा कि ईशब हल्के हो जाओ। अच्छा। लिखो, आराम से लिखो, जब इंस्पिरेशन आए। तो अभी भी लिखती हूँ, अक्सर महीने में 1 दफ़ा 2 दफ़ा वो एकदम से ख्याल आता है कि यार इस फीलिंग जो मैं भी महसूस कर रही हूँ, इसको मैं कैसे पोर्ट्रे करूँ, तो अल्फाजों में लिख लेती हूँ फिर मैं। तो ये बताइए कि अभी आप पढ़ रही हैं या जॉब? जी पढ़ रही हूँ मैं। पढ़ रही हैं आप। तो आपका एक तो होता है घर का माहौल, फिर एक होता है स्कूल के टीचर्स का माहौल। तो ज़्यादा इन्फ्लुएंस किसका है आपकी पोइट्री के ऊपर? मेरे ख्याल से हर चीज़ का सपोर्टिव, हर चीज़ का है इन्फ्लुएंस। घर के माहौल का भी आ जाएगा, सोशल लाइफ आपकी हो गई, दोस्तें हो गई, फिर आपका यूनिवर्सिटी का माहौल हो गया। मेरे ख्याल से इसमें एक है, उसका नाम है चेंजेस, मेरा इफ़ आई रिमेम्बर करेक्टली। तो वो मैंने लिखा था अपनी यूनिवर्सिटी के दोस्तों के लिए, क्योंकि जाहिर सी बात है हमारा पहला साल था और वक्त बदलते जा रहे थे और हमारा दूसरा सेमेस्टर स्टार्ट होने वाला था। उधर दीजिएगा इसको। ये हमारा दूसरा सेमेस्टर स्टार्ट होने वाला था। तो उसमें फिर मैंने लिखा था इनको इनकरेज करने के लिए कि कोई बात नहीं, दोस्तियाँ तो चलती रहती हैं, ख़त्म भी होगी, शुरू भी होगी। तो उसके हिसाब से फिर वो पूरा लिखा था मैंने कि यहाँ पे भी हम, हो सकता है कि हम स्ट्रेंजर से दोस्त बने, दोस्त से वापस भी स्ट्रेंजर्स बन सकते हैं, लेकिन इसमें कोई मसला नहीं है। ज़िंदगी है, आने वाली चीज़ आएगी, जाने वाली चीज़ जाएगी। मैं चाहूँगा वो जो चेंजेस की मेरे ज़हन में सवाल था, मैं आपसे फरमाइश करूँगा कि कोई अपनी पसंद की जो पोएम है इस किताब में से वो पढ़ के बताएं। अच्छा। तो वो अब 2 ऑप्शन है, या तो अपनी पसंद की पिक कर लें जो भी अच्छी लगती है आपको, या ये चेंजेस वाली हैं ये पढ़ के देख लें, चूँकि इस पे आपने बात भी की है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब ये बताएं कि एक तो है लिखना फ़न, एक है छापना फ़न, इसमें तो दोनों आप पास हो गई। एक होता है पढ़ने का फ़न, ठीक है ना? तो उसमें आप सादगी से पढ़ते हैं या तरन्नुम से? अच्छा, मैं जब अपनी तो पोइट्री में किसी को वैसे पढ़ के सुनाती तो हूँ नहीं। अच्छा। क्योंकि मुझे इस तरह से पसंद नहीं है कि खुद से पढ़ाऊँ। मुझे होता है कि खुद लोग पढ़ें और इंटरप्रेट अपने हिसाब से करें, जो समझने अपने हिसाब से समझें। ये तो है ना समझने समझाने वाली बात, एक सुनने और सुनाने वाली बात होती है। मैं कभी नहीं सुनाती किसी को, मैं कभी नहीं सुनाती, क्योंकि मुझे एक ही होता है, मैं इमोशंस तो अपने ज़रूर जाहिर कर दूंगी, लेकिन हो सकता है कि वो उस हिसाब से ना समझें जिस तरह से मैं समझाना चाहती हूँ। तो वो लोग पढ़ते हैं, खुद ही फील जो करते हैं वो उसी के हिसाब से आती है। बात ऐसे होता है ना, जो लोग फील करते हैं उसको बयान करने की सलाहियत अल्लाह किसी एक को अता कर देता है, तो वो सबकी आवाज़ बन जाता है। बिल्कुल, ठीक है ना? तो वो जो आप सबकी आवाज़ में आपने यानी उनकी ख़यालात को अल्लाह ताला ने आपको सलाहियत दी कि अपने ख़यालात को कलमबंद करते करते आपने उनके ख़यालात को भी कलमबंद कर लिया, तो हम आवाज़ हो गए। ठीक है ना? तो आप अगर मैं यूँ कहूँ कि दूसरों के ख़यालात को आपने अपने ख़यालात का जामा पहना के उसको अपने लफ्ज़ों के ज़रिए बयान किया, तो ऐसी कोई चीज़, ऐसी कोई पोम जो आपको अच्छी लगे, तो सुनने वाले जो भी आपको सुन रहे हैं, बस यूँ समझे कि आपने उनके दिल की बात ही उन तक अपने लफ्ज़ों में पहुँचानी है। बिल्कुल। तो इस अंदाज में अगर आप कुछ बयान करना चाहें। बिल्कुल ज़रूर, इसमें से मैं देख लेती हूँ कि कौन सी, क्योंकि कुछ ऐसी हैं कि जो वाकई में दर्दनाक हैं। अच्छा। कुछ हैं जो आपको बहुत खुश करती हैं। तो जैसे सामने खुल गई, चेंजेस ही खुल गए। अच्छा, लवली।
तो इसमें से एक है जिसके बारे में बता रही थी कि लोग स्ट्रेंजर से वापस दोस्त बनते हैं, दोस्त से स्ट्रेंजर्स तक चले जाते हैं। तो उसमें मैंने ये लिखा है, पीपल टू होम यू गिव योर ऑल बट अ ब्रोकन हार्ट इज ऑल यू गॉट इन रिटर्न, अ सूवेनियर टू रिमेंबर देम बाय, as time changes so does everyone else. People grow up, people grow out of things. Things happen, people go through experiences, and they allow those experiences to drive them, shape them into who and what they want. लवली। तो ये एक सर्व था, क्योंकि ये पूरा काफ़ी लंबा लिखा था कि टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ लाइफ। अच्छा, आजकल मोटिवेशनल स्पीकिंग का भी रवाज है, मोटिवेशनल लर्निंग का भी रवाज बिल्कुल। है। आपकी ये जो चेंजेस की पोइम है, ये एक पूरे प्रोसेस को इंडिकेट करती है। बिल्कुल बिल्कुल। और वो ये बताती है कि वक्त के साथ साथ कुछ अजनबी दोस्तों में बदल जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और कुछ लॉन्ग टर्म फ्रेंड्स जो होते हैं, जब मौका आता है ज़िंदगी में एक दूसरे की मदद करने का, तो वहाँ पे वो एक्सपोज भी हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो जेन्युइन फ्रेंडशिप है या हकीकी दोस्ती है, वो हालात डिफ़ाइन करते हैं कि कौन आपका, यानी ड्यूरेशन डिफ़ाइन नहीं करती कि कौन कितने अरसे से है। बिल्कुल। वो मोमेंट्स डिफ़ाइन करते हैं कि कौन आपका हकीकी दोस्त है या नहीं है, ख्वाह उसको एक दिन हो बने हुए दोस्त या कई सालों से हो। वो कहते हैं ना लोग कि 2 साल की दोस्ती ज़रूर आपकी है, लेकिन जो 2 महीने में दोस्ती निभाई गई है, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। तो ये मुझे बताएं कि शऊर का ये जो पहलू है, एक होती है उम्र, धक्के खा खा के अकल आती है, और एक होती है कुछ अल्लाह ताला रहमत ऐसी कर देता है कि धक्के खाए बगैर उसको शऊर भी मिल जाता है, एहसास भी मिल जाता है। उसमें वालिदैन की तरबियत का बहुत ज़्यादा अमल दखल होता है। तो आप क्या फ़ील करती हैं कि अभी आपके सामने मामा भी हैं, बाबा भी हैं, तो कैमरे के पीछे वो बाद में हम उनसे बात करेंगे, बट यू एज अ प्रोडक्ट, आप यूँ कह लीजिए उनके शख्सियत के वो पहलू जो दोनों के मिल के आपकी शक्ल में सामने आए हैं, तो इसमें आपकी शख्सियत में या आपकी किताब में या आपके इस टैलेंट के अंदर किस किस एरिया में या कहाँ कहाँ पे मामा ने इन्फ्लुएंस ज़्यादा किया है और किस जगह पे बाबा ने इन्फ्लुएंस ज़्यादा किया? आई फील लाइक दोनों ने बहुत इक्वली करा है, क्योंकि जैसे आपने बात की कि दूसरों का दर्द फील करके आप खुद लिखते हो, तो एम्पैथी बहुत अम्मी से तो बहुत आई है, एम्पैथी बहुत आई, क्योंकि अम्मा हमेशा से बचपन से सिखाती आई हैं कि सिर्फ अपने आप को फोकस मत करो, दूसरों की जो हालात हैं उनको भी देखो और उनको समझो। ये नहीं कि तुम उनसे बेहतर हो या वो तुमसे कमतर है। जिंदगी में बहुत कुछ होगा और होता रहेगा, लेकिन उनका दर्द समझना आना चाहिए। तो अक्सर मेरी पोइट्री में यही कि ऐसे कुछ लिखे हैं जो मेरे साथ असलियत में हो ही नहीं है कुछ। अच्छा। लेकिन मैंने यूँ लिखा कि मैंने लोगों को एक्सपीरियंस करते हुए देखा है। तो मैं ये सोची थी कि मेरे साथ ये हो तो मैं कैसा महसूस करूँगी। तो काफ़ी ऐसा लिखा है। अब्बू और अम्मी दोनों को मिलके शायरी का बहुत शौक़ है। अच्छा, माशाल्लाह। तो वो देखती थी, वो एक अक्सर होता कि खाने की टेबल पे दोनों आपस में ना शेर व शायरी करने बैठ जाते थे और पूरा मुकाबला चल रहा होता था। अच्छा। तो मुझे रीडिंग का भी काफ़ी टाइम से शौक़ था, बचपन से ही। तो जब मैं रीडिंग करती तो मुझे रोका नहीं जाता था कि नहीं पढ़ो मत। ज़रूर ये होता था कि ज़्यादा किताबें मत खरीदो, लेकिन ये होता था कि पढ़ो, जब पढ़ लो तो और ख़रीद लो। तो कभी मुझे रोका नहीं गया क्रिएटिविटी लाने से, क्रिएटिविटी इजहार करने से कभी रोका नहीं गया। अब्बू का इसमें है क्योंकि अब्बू से ज़्यादा मैं निकलवाती हूँ अपनी किताबें। तो अब्बू होते थे कि नहीं वो करते हैं। हाँ, फाइनेंस मेरा पूरा वो करते हैं। अच्छा, ठीक है। तो वो होते थे कि किताबें लो, पढ़ो, इजहार करो, लेकिन पाइल अप मत करते जाओ। जो मेरे ख्याल से रीडर्स जो हैं वो रिलेट करते हैं कि हम अक्सर किताबें इतनी खरीदते लेकिन पढ़ते नहीं हैं। कोई भी ऑथर बुक कलेक्टर हुए बगैर ऑथर नहीं बनता। बिल्कुल बिल्कुल। वो जब किताब को पढ़ ले तो वो उसकी ज़ात का हिस्सा बन जाता है। बिल्कुल। वैसे लगता है ऑथर्स के लिए कि उसका बाजू इधर पड़ा हुआ है इस रैक पे, कान इधर पड़ा हुआ है, उसकी अपनी ज़ात जो है उसकी किताबों में बिखर जाती है। और फिर साथ साथ मेरे अम्मी अब्बू दोनों में है क्रिएटिविटी उसमें आ जाती है कि म्यूज़िक अगर सुन रहे हैं तो जैसे अब्बू को गज़लें बहुत पसंद है तो वो लिरिक्स पे बहुत फोकस करेंगे। अम्मी भी ऐसे ही हैं। तो मैं अब आज के दौर में तो मैं तो गज़ल ज़्यादा सुनती नहीं हूँ, लेकिन मैं जिन सिंगर्स को सुनती हूँ तो मैं उनकी लिरिक्स को बहुत सुनती हूँ।
जैसे कि कोल्ड प्ले हो गया, कोल्ड प्ले की लिरिक्स को मैं बहुत फोकस करती हूँ, इमोशंस के साथ अटैच करती हूँ। और जो मेरी सबसे ज़्यादा फेवरेट आर्टिस्ट है वो टेलर स्विफ्ट है। तो उसकी जो क्यों से लोग आते हैं, सबके अपने वो होते हैं ओपिनियंस, लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा उसकी लिरिक्स पे होता है। उसकी जैसे कि एक गाना है उसका द लेक्स, उसमें है कि जो पोएट्स रह चुके हैं उनकी फीलिंग्स वो महसूस कर रही है, और उसको वहाँ जाने जो वो जैसे शेक्सपियर हैं ये सारे वो जहाँ जा चुके हैं। वो है ना टेक मी टू द लेक्स वेयर ऑल द पोएट्स वेंट टू डाई। तो वो ये कि इस लेवल पे सॉन्ग राइटिंग आ गई है कि वो अपने आप को वो कंपेयर भी करी उनके साथ। और मुझे इंस्पिरेशन उसकी राइटिंग से बहुत आती है, वो अपने गाने सारे खुद लिखती है। तो मुझे भी ये होता था कि अगर मैं लिख रही हूँ कुछ ऐसा तो फिर मुझे फील ऐसा करना है कि दूसरे भी मेरे जो मैं फील करूँ वो समझें और वो भी खुद अपने तौर पे एक्सपीरियंस करें। ज़रूरी नहीं है कि जो मैं एक्सपीरियंस कर रही हूँ मैं गुजर चुकी हूँ, दूसरा भी गुजर चुका है। बिल्कुल। अगर आपकी बातों में से जो अभी आपने गुफ्तगू की, मैं अगर ये नतीजा ख़ज़ करूँ कि मामा ने आपको कहा कि आप दूसरों का ख्याल रखें, बिल्कुल, और बाबा आपके गज़ल बहुत पसंद करते हैं, तो मामा की नसर को बाबा की पोइटिक अंदाज़े बयान यानी इंस्ट्रक्शन वहाँ से आ गई, और उसके बयान का जो इजहार है वो आपके बाबा के ज़ौक़ से मिल गया आपको। बिल्कुल। तो ये दोनों मिल के कंटेंट की क्वालिटी, और जिसमें आईक्यू लेवल भी शामिल होता है, और उसके बाद फिर उसमें आर्टिस्टिक टच, बिल्कुल, ये दोनों आपको अपने बाबा और मामा से मिले। बिल्कुल। तो माशाल्लाह आपकी गुफ्तगू अच्छी है, मेरे सवाल भी अच्छे हैं मेरा ख्याल है, क्योंकि ज़हीन आदमी से बात करके ना फिर मेरा भी दिमाग चलना शुरू हो जाता है। तो अब आगे जो यूथ हमारी इस वक्त है आपकी एज में, वो आजकल जिस तरह के सोशल मीडिया एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं, क्रिएटिव सारे हैं, डायरेक्शन देने वाला बाज़ कोई नहीं होता। आप खुश नसीब हैं, आपको डायरेक्शन घर से मिल गई। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है, वसाइल नहीं है, तो वो जब अपने सोशल मीडिया पे अपने आप को एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं, अपनी ज़ात को ढूंढने की कोशिश करते हैं, वो जब एक्सप्लोर करते करते आपके इस इंटरव्यू तक पहुँचे और आपकी गुफ्तगू सुने, तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगी कि वो इस वक्त पाकिस्तान में जो मुंतशिर ख़याली है और सोशल मीडिया के जो नेगेटिव इफ़ेक्ट्स हैं, इन सारी चीज़ों से बचते हुए अपनी सेल्फ़ एक्सप्लोरेशन या एक अच्छे पाकिस्तानी होने के नाते से पहले तो अपनी ज़ात में क्या इन्वेस्ट करें और फिर अपनी सराउंडिंग में क्या इन्वेस्ट करें? मैं कहूँगी कि जिस जर्नी पे भी हैं, जैसे कि मैं काफ़ी लोगों को फॉलो करती हूँ इंस्टाग्राम पे, जो अपनी पोइट्री अपने या प्रोज लिख रहे होते हैं, पोस्ट डाल रहे होते हैं। ऑनेस्टली जस्ट डोंट गिव अप। बाकी में एज क्लीशेड इट इज़, हिम्मत ना हारो, लिखते जाओ, क्योंकि एक पोइट्री एक सिर्फ आप दूसरों के लिए नहीं लिख रहे, आप अपने लिए भी लिख रहे हो। आपका एक कैथार्टिक एक्सपीरियंस हो जाता है, प्रोसेस होता है, आप इमोशन से डील कर रहे होते हो। सोशल मीडिया हमारा बहुत नेगेटिव हो जाता है, अक्सर औकात हो जाता है, लेकिन अगर आप लिखने के शौकीन हो, लिखो, नहीं भी आता आप लिखो, किसी तरह से भी लिखो। और आप अगर चाहते हो कि आप अपना काम पब्लिश करो, तो ज़रूर प्रोसेस ढूंढो, रिसर्च खुद कर सकते हो, करो, आपस में गाइडेंस ढूंढो, क्योंकि हमारे पाकिस्तानी आर्टिस्ट इतने नहीं हैं। और मैं एक पाकिस्तानी आर्टिस्ट हैं, पोइट्री करती हैं, मैं उनका नाम भूल रही हूँ, उनकी बहुत मशहूर किताबें अमेज़ॉन पे बहुत है, इंटरनेशनल पब्लिशिंग भी है उनकी, इंग्लिश में नूर, पता नूर करके कुछ उनका नाम है, मैं भूल रही हूँ। तो उनकी भी मेरे पास किताबें रखी हैं, तो उनको मैं अक्सर इंस्टाग्राम पे फॉलो करती हूँ और उनकी थीम को चेक करती हूँ कि वो किस तरह से मार्केटिंग कर रही हैं, वो इन अ वे अपनी ज़िंदगी भी कैसे जी रही हैं। तो वो तो है कि उनसे भी मुझे एक इंस्पिरेशन आई थी कि जब मेरे ही फेलो पाकिस्तानी पब्लिश करें तो मैं क्यों नहीं कर सकती, क्योंकि आपको यहाँ पे पाकिस्तानी आर्टिस्ट ज़्यादा नहीं मिलेंगे। तो मेरी एक दो दोस्त हैं जो चाहती हैं अपनी बुक पब्लिश, उनको मैं इंकरेज बहुत करती हूँ कि करो, लोगों को चाहिए कि अपनी रिप्रेजेंटेशन मिले। तो ऑनेस्टली जस्ट डोंट गिव अप, डोंट गिव अप। ठीक है, अभी माशाल्लाह आपसे बात करके बहुत खुशी हुई। अब हम क्या करते हैं कि हम आपके मामा और बाबा के साथ बात करेंगे, आप भी उनके साथ बैठिए। बिल्कुल। तो मैं हस्बे मामूल कैमरे के पीछे होऊंगा क्योंकि मुझे नज़र जल्दी लग जाती है। ठीक है।
तो हम आपके मामा बाबा से भी पूछेंगे कि अभी तो आपकी बात हुई ना एज अ चाइल्ड, बिल्कुल। एज अ यूथ रिप्रेजेंटेटिव आप कह लीजिए। अब हम चाहेंगे कि वो एज अ पेरेंट भी बताएं कि बिल्कुल। वो वालिदैन जो आपकी ये गुफ्तगू सुन रहे हैं, वो आपके वालिदैन से क्या सीख सकते हैं। हर आदमी किसी ना किसी से कुछ ना कुछ सीख सकता है। बिल्कुल। हर आदमी के पास किसी को सिखाने के लिए कुछ ना कुछ अल्लाह पाक की तरफ से जो रहमत मिली होती है, वो बांटने के लिए तैयार होता है। तो इसमें अब हम ये करेंगे कि आपके वालिदैन से भी बात करते हैं और देखते हैं कि उनसे हमें सीखने को क्या कुछ मिलता है। बिल्कुल। ठीक है, बिल्कुल। लवली, थैंक यू। जी मैम, अच्छा पहले तो आप अपना तारुफ करवाएं ना अपनी बेटियों का। इनसे तो हम मिल लिए। हाँ मिल लिए। ईशा से। ये मेरी दूसरे नंबर की बेटी हैं। मिनल सदाकत ए लेवल्स में होती हैं। वो मेरी सबसे छोटी बेटी है मुस्फिरा सदाकत, और ये ओ लेवल्स में है माशाल्लाह। अब ये बताएं, अभी हमने इसका ईशा का इंटरव्यू किया है, तो बेटियों का होना घर में बाइस रहमत होता है बहुत। तो ये जो आप तरबियत बेटियों की ख़ास तौर पे होती है, इसमें जो आप ये कह रहे हैं जी आर्टिस्टिक टच भी देना होता है, क्रिएटिव टच भी देना होता है, इंटेलेक्चुअल टच भी देना होता है। तो एज अ मदर आप जो बाकी मदर्स हैं जो सुन रही हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगी कि वो तरबियत में किन पहलुओं पे ज़्यादा हो रखें? सबसे ज़्यादा बच्चियों की, स्पेशली बच्चियों की तरबियत में एक तो उनको कॉन्फिडेंस देना बहुत ज़रूरी होता है, पर उस कॉन्फिडेंस में उनको ये ज़रूर बताना चाहिए कि एक लाइन है जो ड्रॉ है, आपने उससे आगे नहीं जाना। कोई ऐसी हरकत, कोई ऐसी चीज़, आप अपनी हदूद में रह के सब कुछ करो। आप डिसेंट होना चाहिए, आपको एलिगेंट होना चाहिए, मैनर्स आने चाहिए, मैनर्स और नॉर्म्स ऑफ लाइफ, कि आप उस पर सख्ती से आपको अमल हो, चाहे कोई भी कुछ करे। दिस इज़ नॉट योर मैटर। आपने अपना बिहेवियर और अपना कैरेक्टर बिल्ड करना है, क्योंकि अगर आपने उसका जवाब या उसका तरीक़ा आपने अगर फॉलो किया या कुछ भी किया, तो आपकी अपनी शख्सियत डैमेज हो गई। तो एक तो ये चीज़ बहुत इन बच्चियों को हमेशा कहा। फिर इनको जो बहुत ज़्यादा डाउन टू अर्थ रहने की बहुत बताइए, कि मतलब अल्लाह आपको बहुत दे, लेकिन कभी भी अपने आप को गर्दन अकड़ा के नहीं रखना, हमेशा डाउन टू अर्थ उसके साथ हम्बल होके चलें, चाहे वो कोई भी शख्स हो। इवन के कोई रास्ते में चलता हुआ कोई बूढ़ा है, कोई भी है, हमें नहीं मालूम, लेकिन आपका अंदाज़ ऐसा होना चाहिए जिससे आपका लगे कि आपकी तरबियत एक अच्छे माँ बाप से हुई है। और फिर सबसे बड़ा मसला ये होता है, बच्चियां जब इस लेवल पे चलती हैं तो उनकी वो लाइफ आने वाली और फिर बाद में मैरिड लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ, वो सारी उसी के साथ अटैच है। तो फिर वो एक खूबसूरत किस्म की शख्सियत निकलती है, जहाँ पे आप घर को भी देख रहे हैं, अपने आप को भी मेंटेन रखें, अपने आप को एलिगेंट होना चाहिए, लेकिन एरोगेंट नहीं होना चाहिए। लेकिन ये बहुत बड़ा फ़र्क है, बहुत बड़ा फ़र्क है। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि हम ज़रा सा भी कुछ इल्म आ जाए, तालीम हो जाए या कोई हुनर आ जाए, तो हम फ़ौरन एकदम से थोड़े हो जाते हैं। लेकिन होना यही चाहिए कि हम डाउन टू अर्थ हो, क्योंकि बात ये है कि जितनी खूबसूरत शख्सियत उसमें लगती है ना, वो उसमें नहीं लगती। तो आपको कब पता चला इसके इस टैलेंट का, ख़ास तौर पे ये जो पोइट्री से रिलेटेड? बेसिकली जैसे इसने खुद भी अभी बताया है कि ये 8th क्लास में थी जब से इसको हुआ, इसने डिस्कस उस वक्त किया था, लेकिन उस वक्त इसने शेयर नहीं किया था। ये मेरी एक आदत है, अपने बेटों को भी कहती रही हूँ, इनके फादर भी और मैं भी मुस्तकिल, इनसे ज़्यादा बच्चियों से माँ का ज़्यादा होता है। मैं हर बच्ची को ये कि पोइट्री पढ़ो, पोइट्री पढ़ो, पोइट्री, और फिर ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करना उर्दू के जो काफ़ी दक़ीक़ किस्म के, मुश्किल, तो वो हम अक्सर डिबेट करते थे, बताओ इसका मतलब क्या है, इसको कैसे करना है। फिर उसमें कोई शायरी फैज़ की हो गई या कोई भी, आप मीर तक़ी मीर की शायरी हो गई, कुछ हो गई, तो उससे क्या हुआ कि वो शायद अनकॉन्शियसली वो ट्रेनिंग हो रही थी, अनकॉन्शियसली। शायद हो सकता है वो इन्होंने उस वक्त इतना ना सोचा हो कि मुझे यहाँ आना चाहिए। फिर जैसे मेरी बच्ची है, मुझे पता है मेरी सारी बच्चियाँ स्पेशली सेंसिटिव है। सेंसिटिव इंसान बहुत जल्दी कैच करता है। सेंसिटिव इंसान के लिए मंज़र एक मंज़र नहीं होता,
वो बहुत डिफरेंट होता है। दूसरे के लिए शायद वो एक फूल है या कोई मंजर है, लेकिन वो उसके लिए वो एक अलग दुनिया है। तो सेम ऐसी ही इनके अंदर भी चीज़ें थी। तो वो ही चीज़ भी बढ़ते बढ़ते बहरहाल जब मुझे पता चला तो मैंने डेफिनेटली इनकरेज किया। जब अब्बा को पता चला उन्होंने भी इनकरेज किया। फिर ये खामोशी से अपना करती रही, फिर ये थोड़ा थोड़ा मुझे भेजती थी। डायरेक्शन भी सेट हो गई और Exactly. आपको कहते हैं ना अपने इस प्रोसेस में शरीक सफ़र रखा। एग्जैक्टली ताकि एग्जैक्टली आप इस्लाह करती हैं। एग्जैक्टली नहीं माशाल्लाह, इसने फिर मुझे छोटे छोटे भेजती थी तो मैं वो भी पढ़ती थी। कैसी अम्मा कैसा है, मैं कहा बहुत अच्छा लिखा है तुमने, बहुत अच्छा है। अब्बा को भी अपने भेज देती थी। तो ये भी एक प्रोसेस चलता रहा, स्लो था लेकिन बड़ा सही था। तो अल्लाह का शुक्र है, फिर अल्लाह ने एक वो किया। मैं बल्कि यही इनसे कह रही थी अभीशा से कि बेटा इसको कंटिन्यू रखना, इसको छोड़ना नहीं, क्योंकि जितना आप इसको करोगे उतना ही दिमाग दिल हर चीज़ शार्प होगा। एक्सपीरियंसेस आपको, ये जो बात अभी कही है ना, ये वर्डिंग से ही आती है। कुछ लोगों में लिखने की सलाहियत नहीं होती, बोलने की होती है। कुछ में बोलने की नहीं होती, वो एक्सप्रेस अपना लिखने से करते हैं। ये मुख्तलिफ मीडियम्स हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि माँ की सलाहियत बेटी के रूप में बाहर आ रही होती है। मैं जैसे लिखने में मुझे बहुत इनकरेज करते हैं तुम लिखो, बट आई डोंट थिंक सो कि मैं बहुत अच्छी राइटर बन सकती हूँ। पेपर वर्ड्स बहुत अच्छे हैं, मैं चीज़ों को डिस्क्राइब बहुत अच्छा करती हूँ, बहुत अच्छा। एक जो पिक्चर बनाती हूँ वो बहुत अच्छी बन जाती है, लेकिन मैं लिख नहीं पाती। तो बस ये वो लिखने का चूँकि शुबा बाबा का है। हाँ माशाल्लाह। तो वो चूँकि सारा दिन काम भी लिखने का ही करते हैं, तो कुछ उधर से भी तो फैज़ आना था। बहुत फैज़, बहुत फैज़, हुआ है तो फिर ये बहुत फैज़। और सबसे बड़ा तो मैं इनका कहूँगी, खुद नहीं बताएंगे, बहुत सपोर्ट करते हैं बेटियों को, बहुत सपोर्ट है। बाप अक्सर घर से बाहर के मामलात ज़िंदगी को जितना प्रेशर होता है वो ले लेता है अपने ऊपर, और फिर सिर्फ सुकून, राहत और इत्मीनान फ़िल्टर करके अंदर घर के अंदर एंटर करता है। तो आपने जो एक्सटर्नल प्रेशर है, मैं ये चाह रहा हूँ कि आप इस अंदाज में जवाब दें कि जो सुनने वाले फादर्स हैं वो आपसे उनको ये फ़न सीखने का या ये आपने इसको कैसे हैंडल किया वो सीखने का मौका मिले कि बाहर के प्रेशर को घर के अंदर एंटर नहीं होने देना, और बच्चों की जो घर के अंदर की दुनिया है वो आबाद रहे ताकि वो माहौल की शक्ल में। तो इसको आप कैसे मैनेज करते हैं? क्वेश्चन तो आपने काफ़ी मुश्किल कर दिया। इस इफ्तिताह में पहली बॉलिंग आपने जो है ना गूगली करा दी है। इसको मैं ये समझता हूँ कि शायद मुझे काफ़ी हद तक ये स्टार्ट से मुझे हुआ था। मेरे साथ थोड़ा सा ये था कि मेरे फादर की डेथ अर्ली लाइफ में हो गई थी, तो कुछ में सेल्फ बिल्ड पर्सनैलिटी मेरी, तो उसमें ज़िंदगी को देखने का ज़रा करीब से वास्ता पड़ा। तो कुछ चीज़ें मैं वहाँ से लेके चलता रहा, कुछ मेरी ख्वाहिशात फिर वहाँ से बनी कि मैं अपने आने वाले नस्ल्स को कैसे लेके चले। कुछ साथ साथ मेरी लाइफ में कुछ लोग ऐसे आए जो मेरे मेंटोर्स बने। अल्लाह जन्नत नसीब करे, मेरे एक उस्ताद मोहतरम थे, फैयाज साहब उनका नाम था, जो कि मेरे स्कूल के हेडमास्टर भी थे, हेड टीचर प्रिंसिपल। और फिर वो मेरी ज़िंदगी में बहुत उन्होंने मुझे वक्त के साथ साथ वक्त की जैसे जैसे ज़रूरतें मुझे आती गई वो मुझे गाइडेंस देते रहे। दूसरे नंबर पर मेरे मामू थे, उनकी भी डेथ हो गई, अल्लाह जन्नत नसीब करे, नसीम खान साहब। उन्होंने भी मुझे वक्त के साथ साथ मेरी मेंटोरिंग और की, और वो वक्त के उसको कराते गए। ही वाज द बेस्ट इन वन ऑफ द बेस्ट बैंकर्स इन पाकिस्तान। तो आगा सनाब्दी के साथ उन्होंने काम किया, तो उनकी बड़ी कंट्रीब्यूशंस है। तो उन्होंने ख़ानदान के जो मेरी जनरेशन जो थी उनके साथ बड़ा वो करते थे, हमें सिखाते थे कुछ। तो वो उनमें से एक उनका शुरू से था कि आपने एक नीम के दरख्त की तरह होना है, जिसने सब कुछ बर्दाश्त करना है, नीचे साया देना है। तो जो सख्तियां हैं वो उनको नीचे नहीं जाने देना। तो ईशा ने तो अनफिल्टर्ड प्रेजेंट किया है, लेकिन उन्होंने हमें समझाया कि आपने फिल्टर्ड करना है। तो सब हर वक्त
अनफिल्टर्ड भी नहीं होता, बहुत सारे टाइम्स फिल्टर्ड करना होता है। तो मैंने हमेशा कोशिश की कि जो मेरे इस चार दीवारी से बाहर के मामला थे जिनका ताल्लुक मुझसे, जिनको इनके ऊपर आँच नहीं आनी चाहिए उसकी, तो वो नीम के दरख्त की बनने की कोशिश की है मैंने। अप टू व्हाट एक्सटेंट आई कैन डू दैट आई डोंट नो, बट आई ट्राइड माय बेस्ट कि वो फ़िल्टर करें। और उससे क्या होता है कि फिर जो हम शाम को जब हम घर आते हैं तो बच्चे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बाबा से ये कहना है, बाबा से ये बात करनी। अब हमने अगर वो फ़िल्टर नहीं किया और आकर के वो रिएक्ट कर दिया, तो होता ये है कि वो फिर खौफज़दगी फैल जाती है, फिर कम्युनिकेशन नहीं होता। हम कहते ही ये हैं कि बच्चे हमसे बात करें, तो बच्चे बात करने का उनको ये एक दिन का प्रोसेस नहीं होता। ये जब से बच्चे दुनिया में आते हैं, ये उसी दिन से कम्युनिकेशन शुरू हो जाती है। जब पहले दिन आप गोद में लेते हो, उनसे जिस तरह से बात करोगे, तो अगले दिन वो दूसरी बात होगी और तीसरे दिन तीसरी बात होगी, और ये साइकिल चलता रहेगा। अगर वो पहले दिन बात नहीं हो रही है, वो दूसरे दिन बात नहीं हो रही है, तो वो कोई एक दिन फिर वो शर्म और लिहाज और दरमियान में गैप क्रिएट हो जाता है। वो गैप कभी फिर बहुत मुश्किल होता है, कभी कभी हो जाता है, लेकिन बहुत सारे टाइम नहीं होता। तो अपना जो गैप आ गया है आपके और अपने बच्चों के दरमियान में, उसको पहले तो कोशिश करें शुरू दिन से आने ही ना दें। लेकिन अगर वो किसी वजह से आ गया है, तो एज सुन एज पॉसिबल उसको गैप को ख़त्म करें। तो पहला रूल है कम्युनिकेशन। वो बाहों के जो लम्स हैं उनसे आए, आँखों की सिर्फ नरमाहट से और प्यार की लहजे से वो कैसे गाएगा, आँखों के लहजे से कैसे गाएगा। अगर बच्चा को छूटते ही वो उसको लगा कि अब बाबा आ गए, घर में भागो। और एक हमारे यहाँ आमतौर से जनरली होता है, जो उस्मा ने कभी नहीं किया, कि आने दो बाबा को, उनसे सबक सिखवाऊंगे। तो बाप का खौफ और उसको एक डरावना बता दिया, शख्सियत बना दी कि बस वो तो होगा, तो वो बस, तो रादर देन कि हम वो प्यार करेंगे, बात करेंगे तो गप लगेगी। अभी भी मेरा शुरू दिन से ही होता है, अभी भी मैं आता हूँ तो हमारे आते के साथ ही बस सब आ जाएंगे कमरे में, सब चाय पियेंगे, करेंगे, मस्ती करेंगे। तो वो जो गैप्स हैं वो नहीं आना दिया, तो उसके रिजल्ट में हमारी कंटिन्यूस बात होती है, तो वहीं से फिर वो सपोर्ट और बातचीत होती है। तो मेरा तो सजेशन सुनने वालों के लिए होगा कि वो कम्युनिकेशन रखें, गैप्स को अवॉइड करें, जितना रिड्यूस कर सकते हैं उसको रिड्यूस करें। माशाल्लाह, आपने गूगली पे छक्का मार दिया। ये बताएं कि बाजी की कौन सी आदत अच्छी है? If I want to talk to her about something, तो I can talk to her like really easily and trust her really easily. मुझे ये नहीं होता कि बड़ी बहन है जाके अम्मी अब्बू को बता देगी, but she really helps me with it. If either it is my life problems, my friends problems or either my academics, तो she really helps me with it. अगर मैं end time पे भी बताऊँ कि मेरा it's my assessment tomorrow, please help me with it, so she will be ready for me to help me with it. So she's really supportive. She guides me really well and she helps me with everything. एक तरह से आपकी क्या लीजिए सेकंड मदर होगी। जब बड़ी मदर अवेलेबल नहीं है तो वो मदर का रोल भी अडॉप्ट करें। Exactly, yes. आप बताइए, आपको? सेम चीज़ है, अम्मा अब्बा को मनाना होता है किसी चीज़ के लिए तो बड़ी बहन के पास जाना पड़ता है कि अम्मा से बात कर लो, पापा से बात कर लो। अब कभी बीच ट्रिप पे जाना होता है, कहीं जाना, फ्रेंड्स के साथ बाहर जाना होता है, तो ज़रा अम्मा को मना दो ना, ज़रा पापा से बात कर लो ना, तो वैसे बड़ी बहन बड़ी काम आती है। तो इसका मतलब आप दोनों बड़ी बहन की लाडली हैं बहुत ज़्यादा। कह सकते हैं। गुस्सा भी आता है इनको? बहुत आता है। बस बहनों वाली लड़ाई हो जाती है कभी कभी, मेरी चीज़ों को हाथ मत लगाओ, ये मत करो, मेरे कपड़े ना लेके जाना, ये ना करना, वही बहनों की नोक-झोंक। ये तो सेंसिटिव आदमी, आर्टिस्ट जो आदमी है उसकी पहचान है। उसका अगर पिलो भी उल्टा पड़ा हुआ है तो सीधा कर दें उसको। उसने उल्टा इसलिए रखा हुआ है कि उसको उल्टा रखने से उसकी और आमद होती है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं बहुत सारी ऐसे। चीज़ें होती है। बट एनीवे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, इट्स अ वंडरफुल टाइम टॉकिंग टू यू। थैंक यू। तो आई होप कि इंशाल्लाह ताला आपसे दोबारा इंशाल्लाह ज़रूर। अल्लाह ताला ने रखा तो उस वक्त तक आपकी और भी बहुत सारी किताबें आई होंगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो अब आपकी फैमिली से भी हमने मिलवा दिया और अब देखने वाले डिसाइड करेंगे। मैंने तो बहुत कुछ सीखा है, मैंने मैम से भी सीखा है, सर से भी सीखा है, आपसे बहुत कुछ सीखा है।
और ये दोनों बहनों के छोटी बहनें जो हैं, ये आप समझ लीजिए जो छोटी होती है ना वो अब आपने तो इंस्पिरेशन ली ना मामा और बाबा से, तो आपके लिए 2 सोर्स हो गए, बिल्कुल। इनके लिए अब 3 है, तो ये डबल ज़हीन हो जाएंगे। बिल्कुल। ऐसे ही है। बिल्कुल। तो एनीवे थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, इंशाल्लाह थैंक यू। फिर मुलाकात होती है।